खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आर अमीद बड़ी साहब और मैं हूँ सईद काजी। और आज इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे मरकज़ी रहनुमा PTI के हम जैत यानी उनका तारुफ़ है शाह महमूद कुरैशी साहब की तारुफ़ के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम शाह साहब। मैं कुछ खबरें ज़रा सुना दूँ और फिर आपके पास आते हैं। गवर्नर जो हैं दोनों सूबों के उन्होंने इलेक्शन की डेट ना देने का इंदिया दिया है। इस पर क्या बात करेंगे, इसी से बात शुरू करेंगे। अदालतें क्या इमरान खान साहब को बुलाने जा रही हैं और फिर नून लीग में बगावत की बातें मुस्लिम लीग नून के खुद लोग कर रहे हैं। बताब अब्बासी साहब ने जो कल एक बयान दिया और फिर क्या ये डील होगी या डिफ़ॉल्ट होगा। शाह जी थैंक यू वेरी मच। मैं पहला सवाल ले आता हूँ आपकी तरफ कि ज़ाहिर है ये उन्हीं तौर पर तो बाउंड है जो हमारी बात हुई जितने भी लीगल एक्सपर्ट से, लेकिन कोई इलेक्शन करवाने का नहीं लगता इंडिया इनका। क्या पॉलिटिकली आपके पास रेमेडी है इसके लिए? अदालतें तो हैं ही मगर आप जानते हैं कुछ सियासी दबाव भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। क्या आपकी स्ट्रेटजी है जनाब शाह साहब? जी हमारा तो जो जितनी भी हमने ओपिनियन दी है, जैसे आप फरमा रहे हैं, लीगल ओपिनियन कह रही है कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है मां सिवाय इसके कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। गवर्नर साहिबान को डेट दे देनी चाहिए थी। आर्टिकल 105 इसका तकाजा कर रहा है। वो ले तो लाल से काम ले रहे हैं, वो डेट नहीं दे रहे। और उनके इस रवैये को देखते हुए हम लाहौर हाई कोर्ट पे गए और पेशावर हाई कोर्ट पे गए और हम तवक्को करते हैं कि वो आइन की पासदारी करते हुए फैसला सादर फरमाएंगे। एक दूसरी बात ये है, वो जो कह रहे हैं, जो ख़त लिखा आप जिक्र कर रहे हैं ख़त का, गवर्नर साहब का, KPK के गवर्नर के ख़त का, उसमें वो सिक्योरिटी सिचुएशन का हवाला दे रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर सिक्योरिटी सिचुएशन मान लेते हैं, आप समझते हैं कि बिगड़ी हुई है, तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? अगर ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन सही है तो फिर दूसरे के लिए क्यों नहीं है? देखिए ना, वो बात मंतकी नहीं है। फिर आप जिक्र कर रहे हैं वसाइल का कि वसाइल नहीं है। अगर वसाइल नहीं है, ख़जाना खाली है, तो फिर दो इलेक्शन क्यों करवाते हैं? हम तो कह रहे हैं कि कौम के पैसे का ज़िया बचाएं और एक ही तारीख पे या बैक वक्त पूरे मुल्क में इलेक्शन करा दें। 2 सूबों का कराएं, फिर ज़िमनी कराएं, फिर जनरल करवाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आइए बैठकर हम मुल्क के मफाद में, देखिए सियासी इस्तेकाम नए इंतखाबात के बगैर हमें मुमकिन दिखाई नहीं देता। काश आप कर सकते, आप नहीं कर पाए। मईशत को संभाल सकते, आप नहीं संभाल पाए। दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। IMF के साथ आपने जो कल उनको एक प्लान दिया, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। वहाँ पेचीदगियाँ मौजूद है, पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है। हल क्या है? हल हम समझते हैं कि आवाम से रुजू करना हल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब गुजारिश है कि एतजाज अहसन साहब, सलमान राजा और तमाम आइनी माहिरीन वो कहते अगर ये 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं कराते तो आइन से इनहराफ करते और इन पर आर्टिकल 6 लगता है और एक दिन भी ऊपर बैठेगी निगरान हुकूमत तो वो आइन की वायलेशन होगी, कब्जा ग्रुप होगा। ऐसे में अदालतें भी कह चुकी है, लेकिन हुकूमत ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ PTI से शिकस्त के खौफ से इलेक्शन से फरार जा रही है। पट्टी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक वो PTI ये जो इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ है, जो पार्टी की पोजीशन है, उससे खाइफ है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने PTI को दबाव में लाने की कोशिश की है, मुसलसल जारी है। PTI को तोड़ने की कोशिश की। इमरान खान को अल्लाह ने रहम कर दिया, उन्होंने तो मिटाने की कोशिश की। जो वज़ीराबाद में जो कुछ हुआ आपके सामने है, तो अल्लाह का करम हो गया कि जान बच गई। आपने देखा कि हद्दुल वसा कोशिश हो रही है कि नाअहल करवा दिया जाए। क्यों? -1 की बात हो रही है। हमने कब सीखना है बैसियत कौम के कि -1 के फॉर्मूलाज हम बारहा आजमाते रहे हैं, कारामद साबित नहीं हुए। हम फिर भी उसी डगर पे चल रहे हैं। मुल्क के तकाजे और हैं और हमारे सियासी ज़रूरियात और हैं। इस वक्त सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान को क्या दरकार है, पाकिस्तान के मफाद में क्या है। तो माहिरीन जितने कह रहे हैं, सियासी अमल को देखें तो बेहतरी इसी में है कि इंतखाबात करवा दें, और अगर आइन को देखें तो कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा शाह जी आप बात करेंगे भट्टी साहब प्लीज। वजारत दफा कहती है जी कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, वजारत खजाना कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, इलेक्शन कमीशन आपके सामने है। शाह साहब फिर तो आपको
एक जो राइट है आपका टू प्रोटेस्ट या जो आपकी स्ट्रीट पावर है, इसके बगैर तो बात बनती नज़र नहीं आती। डू यू एग्री? एंड अगर यस तो क्या इस सिलसिले में आपकी टॉप लीडरशिप कुछ लाहेअमल तैयार कर रही है? देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा हक है और पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट हमें आइन और कानून उसकी इजाज़त देता है। लेकिन आपने देखा कि जब इनकी हुकूमत थी नून की पंजाब में, 25 मई को हमारे साथ क्या सलूक बरता किया। जो हमारा एक आइनी कानूनी हक है उसको सलब किया गया, लाठियाँ मारी गई, गिरफ्तारियाँ की गई, टेयर गैसिंग की गई, आपके सामने सब कुछ जो आपने देखा है। और घरों को दरो दीवार को फलांगा गया, दहलीज पार की गई, ख़वातीन को मतलब है हैरेस किया गया, ये सब कुछ है। तो उस राइट को इन्होंने कुचला है। अब भी जो निगरान सेटअप है पंजाब में, बज़ाहिर तो वो एक निगरान है और शफाफ इंतखाबात के लिए लाया गया है, लेकिन वो निगरानी हमारी भी कर रहे हैं और वो मेहरबानी पीडीएम पे करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ जब सामने आएगी तो इससे पूरा जो प्रोसेस है वो मुतासिर होगा। और फ़र्ज़ कीजिए आप इलेक्शन करवा देती हैं और उसके नताइज कौम नहीं मानती, मुल्क का क्या फ़ायदा करेंगे? तब भी पैसे का ज़िया हो जाएगा, वक्त का ज़िया हो जाएगा, वसाइल का ज़िया होगा, नताइज सिफर। आप देखिए ना, 1977 की मिसाल मैंने पहले भी दी है, मैं दोहरा देता हूँ। 1977 में इलेक्शन हुए, भुट्टो साहब बाख्तियार थे और उनकी मकबूलियत ठीक ठाक थी, इतनी भी नहीं गिरी थी जितना लोगों का ख्याल था। चंद लोगों ने गड़बड़ की, चंद लोगों ने अपने मफादात की खातिर या अपना मार्जिन ऑफ विक्ट्री बढ़ाने के लिए गड़बड़ की, पूरा इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया। उसके बाद एक तहरीक चली, मुल्क में एक हंगामा खड़ा हो गया और फिर क्या हुआ, एक फ़ौजी मदाखलत हुई और उसका नतीजा आपके सामने है। 5 जुलाई 1977 ज़िया-उल हक साहब तशरीफ़ ले आए और फिर कितना अरसा पूरा सब गुजारिश है कि तमाम मुअत्तल होकर रह गया। आईनी माहिरीन तो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर ये इलेक्शन नहीं कराते तो आर्टिकल 6 इन पर लगेगा। अगर जो इलेक्शन नहीं कराते जानबूझ के, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत आ जाती है, तो क्या इन लोगों के खिलाफ जो आइन की वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए भट्टी साहब, अभी तो हम बहुत सी चीज़ों पे हम प्रिज्यूम कर रहे हैं ना। वो नौबत जब आएगी तो हम इसको आइन और कानून को सामने रखते हुए फैसला करेंगे। लेकिन हम आज भी कहेंगे कि हमें आर्टिकल 6 के सहारे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 6 का इस्तेमाल जो है वो बड़े एहतियात से होना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने आर्टिकल 6 रखा तो क्यों रखा, कोई ज़रूरत महसूस की तो रखी ना, उस आर्टिकल रखा। माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए मैं पूछता चाहता हूँ पीडीएम वालों से, पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून वालों से, जो जिन्होंने आपस में बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या था? आइन की पासदारी, कानून की हुक्मरानी। आज जिस चार्टर पर आप खुद पाबंद हुए, एक दूसरे के साथ 90 की दहाई में दस्तों गिरफ्तार रहे, फिर आपने बिल में बैठ कर कहा आपका भी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ, मुल्क का भी नुकसान हुआ, आइए एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। ये केयर टेकर का कॉन्सेप्ट हमारे आइन में क्यों आया? इसलिए लाया गया कि नताइज कबूल हो। अगर केयर टेकर सेटअप भी वो बायस हो जाएगा, उसका झुकाव किसी जमात की तरफ हो जाएगा, तो उस कॉन्सेप्ट को आप डिफीट कर देंगे, उसका मकसद फौत हो जाएगा। तो ये तजर्बात मत कीजिए, ये तजर्बात हम कर चुके हैं और ये नाकाम हुए हैं। अच्छा शाह साहब, एक अजान की ब्रेक है। शाह साहब मैं माजरत चाहता हूँ, एक अजान की ब्रेक है, आप हमारे साथ हैं। शाह साहब हैं, बड़ी अहम गुफ्तगू अभी मैशत पे भी हमने आना है कि क्या प्लान है। अगर पावर में ज़ाहिर है दिस इज़ द पार्टी इन द वेटिंग इन द विंग्स और पॉपुलर भी बहुत है, जो कि निशानियाँ मिल रही हैं। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। भट्टी साहब, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे जब हम ब्रेक की तरफ गए। अच्छा शाह साहब, गुजारिश ये है कि निगरान हुकूमत का कंसेप्ट होता था कि वो एक न्यूट्रल हो और दोनों जमातों को काबिल कबूल हो और वो साफ शफाफ इलेक्शन कराए।
क्या पंजाब में जो मौजूदा हुकूमत है आप समझते हैं ये गैर जानिबदार है, जबकि पूरे पाकिस्तान के तबादले कर दिए गए हैं? पीटीआई का इसके क्या मौक़िफ़ है? बादियुल नज़र में तो बहुत बायस नज़र आ रहे हैं ये। भट्टी साहब, जानबदारी से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो निगरान सेटअप है पंजाब का, जानिबदार है, गैर जानिबदार नहीं है, ये जानिबदार है। हमने हद्दुल वसा कोशिश की कि हम ऐसे नाम तजवीज़ करें जो मुस्लिम लीग नून को काबिल कबूल हों। आप हमारे नाम देखिए, हमने नाम ऐसे दिए थे जो कि तजर्बा भी रखते थे, अच्छी शोहरत वाले भी थे, उनके पास कोई उनका पॉलिटिकल उनके अज़ाइम नहीं थे और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था। मूसा साहब का नाम ले लीजिए, शोखेरा साहब का नाम ले लीजिए, चीमा साहब का नाम ले लीजिए। ये तीन ऐसे बड़े रिस्पेक्टेबल हजरात थे जो हमारा ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनके अच्छे मरासिम रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, तो उनको काबिल कबूल होंगे और हमें भी उनके साथ चलने में कोई मुज़ाहिका हमें बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा था। तो आइडिया क्या था, नीयत ये थी कि एक जेन्युइन न्यूट्रल सेटअप आ जाए। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और आपको इल्म है कि पहले इशारे मिल गए कि फ़लाँ शख्सियत, हमारे भाई, मुझे ज़ाती तौर पे मेरे दोस्त भी हैं, एहतराम भी है, मोहसिन नकवी साहब मेरे पड़ोसी भी हैं, तो वो बन रहे हैं। अभी फ़ैसला नहीं हुआ था लेकिन इशारे वाज़े हो गए थे कि उसका फ़ैसला हो गया है, उनका फ़ैसला हो गया है। अब उसके बाद फिर आप देखें जो पंजाब गवर्नमेंट का रवैया रहा है, जिस तरीके से रिशफलिंग हुई है, ये आपके सामने है। चुन चुन के उन लोगों को लगाया जा रहा है जिन पर पीटीआई को ये एक परसेप्शन है, हो सकता है दुरुस्त ना हो, एक परसेप्शन है कि वो बायस हैं और वो नून लीग के परवरदा हैं या हुकूमत के वो अहलकार बनेंगे। मैं आपको ताज़ी मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है मुल्तान में, NA 155 में, 156 में। 156 में जो जहाँ से मैं उम्मीदवार हूँ, वहाँ एक रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया, सरकार ने लगाया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया और फिर यकलख्त जब मैं अपना नॉमिनेशन पेपर उनसे वसूल करके भर के जब उनके पास जमा करवाने जाता हूँ, 6, 7, 8 3 दिन का तयन किया गया था नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराने का। मैं 7 तारीख को जाता हूं क्योंकि 8 को मुझे इस्लामाबाद अदालत के सामने पेश होना था, क्योंकि दहशतगर्द ठहरे हम और हमने अपनी सफाइयां देनी हैं वहां जाके सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट के सामने। बहरहाल तो वहां मैं गया हुआ था, तो 7 को मैं गया। जब 7 को गया उन्होंने कहा जी मेरा रात तबादला हो गया। मैंने कहा भैया 6 तारीख को आपने दरखास्तें वसूल करनी थी, टेक्निकली अंडर द लॉ यू आर बाउंड। 7 आज है, 8 को मैंने होना नहीं है, आपका तबादला हो गया, तो मैं नॉमिनेशन पेपर किसको दाखिल करूं, कहां दूं? कानून के मुताबिक तो आप हैं और कानून के मुताबिक एक रिटर्निंग ऑफिसर कैसे चेंज हो सकता है? लेकिन हुआ और अब हमने, खैर उनने मेहरबानी की, मेरे नॉमिनेशन पेपर ले तो लिए, लेकिन अब स्क्रूटनी है, अब कल स्क्रूटनी है। अब मुझे इल्म नहीं है कि जिन्होंने मेरे नॉमिनेशन पेपर वसूल किए, जिन्होंने उसकी जांच पड़ताल की, कल स्क्रूटनी में मैंने उनके सामने पेश होना है या कोई और साहब जिनको लाया गया है उनके सामने पेश होना है। और सवाल को खोलता हूं, बदकिस्मती है कि हमने बड़े, आप एक बहुत सीरत सियासतदान है, आपने हर दौर देखा। आजम स्वाति साहब गिरफ्तार हुए, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, शेख रशीद साहब। अब मेरी इतला है जो परसों डिस्कस हुआ है, 5 आपके हो रहा है, उनमें आपके साहबजादे की भी गिरफ्तारी को डिस्कस किया गया है और मुबैना तौर पर जो इतला अफसरान तैनात किए जाते हैं उन्हें एक टारगेट दिया जाता है कि आप पीटीआई को कुचल देंगे। अगर ये हुकूमत ऐसे ही चलती है तो फिर ज़िमनी इलेक्शन शफाफ कैसे होंगे और पीटीआई से कैसे टैकल करेगी? देखिए, मुझे भी इतलात मिली हैं कि ऐसी मनसूबाबंदी हो रही है जिसमें मुल्तान के कुछ और नाम भी हैं, जिसमें मेरे बेटे का नाम भी लिया जा रहा है। उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं मेरे इल्म में नहीं है। उसने क्या गलती की है मेरे इल्म में नहीं है।
मन घड़त चीज़ें बनाना चाहते हैं। हमारे इल्म में ये भी आया है, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ कोई साहब लगाए गए और उनको टास्क दिया गया कि वो कोई ना कुछ चीज़ तलाश करें ज़हन पर ताकि हम उन पर कार्रवाई कर सकें। जब हमारे इल्म में ये बात आई तो मुझे याद है कि मैंने ज़ैन को कहा कि आप जो मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं उनको मिल के बताएँ कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने आईजी पंजाब से टाइम लिया, मैं आपको आज बता रहा हूँ, उन्होंने आईजी पंजाब से टाइम लिया। ये पहले वाले, अब तो सारा नया सिस्टम आ गया। उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने कहा जी इन साहब को लगाया गया है, इनको ये जो हमारे यहाँ एक ऑफिसर है उनका नाम लिया, पुलिस के हैं, उनको डिप्यूट किया गया है कि मेरे खिलाफ कोई ना कोई डिग आउट की जाए कोई चीज़। आई मीन बताएं ये क्या बात है, ये क्या करना चाह रहे हैं। सो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर इस किस्म की कार्रवाइयाँ आपने करनी हैं तो क्या शफाफ इलेक्शन होंगे। देखिए हकायक सबके सामने है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज 40 साल अमली सियासत में हो गए हैं। मेरा जो मुखालिफ है ना, बदतरीन मुखालिफ, वो भी मेरे जो कहते हैं ना दयानतदारी पर अल्हम्दुलिल्लाह उंगली नहीं उठाता। मेरे वालिद की, मेरे ख़ानदान की, हमसे इंसान से 100 गलतियां होती हैं, लेकिन हमने कभी पाकिस्तान के ख़जाने को नहीं लूटा, कभी हमने लोगों से इंतकामी सियासत नहीं की, कभी हमने नाजायज़ कब्ज़े नहीं किए। लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अच्छा शाह साहब, मैं क्योंकि आपका 2-3 दिन पहले लाहौर में पुलिस वाले जो इस वक्त गिरफ्तारी को जिम्मा है, आप खुसूसन डिस्कस हुए, बीइंग ए रिपोर्टर मेरी तो इतला है। उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब को बहुत ज़्यादा ऑफर भी की गई कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, मुख्तलिफ तरीके से दबाव भी डाले गए। अब एक तरीका है कि इनके साहबजादे को गिरफ्तार किया जाए और उस पर तशद्दुद किया जाए। डू यू थिंक इससे वो अपने मकासद हासिल कर लेंगे? ये मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें अहम तरीन शख्सियात और आला पुलिस अफसरान शामिल थे, जिसमें ये डिस्कशन हुई कि शाह महमूद कुरैशी इमरान का क्यों नहीं छोड़ा, इसे स्क्रू किया जाए। ये लफ्ज़ था स्क्रू। तो इसमें आप क्या समझते हैं, अगर आप साहबजादे गिरफ्तार होते हैं तो आप पीटीआई छोड़ देंगे? अल्लाह करेगा कि हमें अल्लाह इस्तकामत देगा, अल्लाह हौसला देगा। और मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह वो जो ये मनसूबा साजी कर रहे हैं उनके अज़ाइम को खाक पे मिला दे, क्योंकि हमारी नीयत भी साफ़ है, हमारा दामन भी साफ़ है। मैं अपने बेटे के बारे में भी कह सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसने साफ़ सुथरी सियासत की है, दयानतदारी की सियासत की है, और उसको अपने बड़ों के एक नाम का, अपने बैकग्राउंड का, अपनी लेगेसी का एहसास है। उसके बावजूद अगर कुछ करते हैं तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कई दफ़ा कमज़ोर लोगों को भी अल्लाह ताकत दे देता है। मैं कमज़ोर इंसान हूँ, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताकत दे कि हम उसको विद स्टैंड कर सकें। शाह साहब मेरी बात आप शायद समझ, मेरी इतला है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए दबाव और बहुत सी ऑफरें हुई। क्या ये मेरी इतला गलत है या ठीक है? सिर्फ मेरी ये गुजारिश है। अगर राजा रियाज वफादारी तब्दील करवा के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन सकते हैं तो मैं नहीं बन सकता था। अच्छा शाह साहब, आपसे एक बयान मनसूब किया गया है, मैं चाहूँगा कि वो उसकी तरदीद या तस्दीक कर दें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से निकाला गया नहीं निकाला जाना चाहिए था, गलत तरीके से निकाला गया। क्या आपका ये बयान है? और उस बयान को आउट ऑफ उस बयान को मेरे भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है। और कल एक प्रोग्राम था अपना मुजीब रहमान शामी साहब का प्रोग्राम था, उसमें मैं हाजिर हुआ था, तो मैंने उसकी वजाहत भी कर दी थी। बात हो रही थी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रिमूवल की, और मैं हवाला दे रहा था 12 अक्टूबर 1999 का, जब उस वक़्त मरहूम जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इंटरवेंशन की और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाया गया। वो मैंने कहा कि कभी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाया जाए या किसी को रिमूव किया जाए, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ये जमहूरियत को पनपने नहीं देता, और हमने माजी से सीखना चाहिए। तो उसको गलत रंग दिया गया।
तो मैंने उसकी वजाहत कर दी। अच्छा शाह साहब, आप वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं। अभी एक ख़बर आई थी कि तुर्की में जो है PM साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं और बाद में शायद उनका रह गया या उधर रोक दिया गया। तो ये क्या प्रोसीजर होता है आम तौर पर जब कंट्रीज़ डिस्ट्रेस में हों? तो ये दौरे मुफीद होते हैं या उस वक्त नहीं करने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने बड़े पोलाइट तरीके से कहा कि भाई हमारे हैंड्स आर फुल, हम मसरूफ़ हैं। और क्या कहते, इन्हें खुद अकल से काम लेना चाहिए था कि वहाँ एक क्राइसिस सिचुएशन है, एक हंगामी सूरत हाल है, आप उनकी मदद कीजिए। तुर्की हमारा करीबी दोस्त है, बड़ा आजमाया हुआ दोस्त है, उसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, हमें हर मुमकिन उनकी मदद करनी चाहिए। और पूरी कौम जब वो हमने फुटेज देखी और जो सीरिया में हो रहा है, तुर्की में हो रहा है, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, दिल खून के आंसू रोता है। बड़ी तकलीफ दे मनाजिर हैं जब देख रहे हैं। लेकिन इन्हें अकल करनी चाहिए थी कि इस वक्त आप जाते हैं उन पर बोझ पड़ेंगे। वो तो इमरजेंसी सूरत हाल में है ना, एक हंगामी सूरत हाल में वो आपको रिसीव करें, आपसे मुलाकातें करें, आपको प्रोटोकॉल दें या अपने मसाइल को हल करें। आप जो इमदाद दे सकते हैं दें, उनको टीमें भेजें, उनको मेडिकल सपोर्ट दें, उनको रेस्क्यू टीम्स दें, पाकिस्तान की गुडविल का, जेस्चर्स का मुजाहरा करें, खुद मुसल्लत ना हो जाएं। वो इस वक्त किसी मुल्क को, आप देखें ना, एक जब डिस्ट्रेस पे कोई मुल्क होता है तो उसमें बोझ उसका हल्का किया जाता है, मजीद बोझ डाला नहीं जाता। पता नहीं किसने इनको ये मशवरा दिया और उन्होंने पाकिस्तान को एम्बैरस किया, एक दोस्त मुल्क को ना करनी पड़ी। अच्छा शाह साहब, ये एक हमें कुछ क्रैक्स नज़र आ रहे हैं आपकी जो बड़ी मुखालिफ पार्टी है, और क्या आपसे लोग राब्ता कर रहे हैं कोई मुस्लिम लीग नून के? क्योंकि आप तो खुल के महताब अब्बासी साहब ने बयान दे दिया, मैं ट्विटर देख रहा था, उस पर उन्होंने इस्तीफे का भी कहा और इलेक्शन का भी मुतालबा किया। कितने लोग हैं, अगर हैं तो कितने लोग हैं जो आपसे राब्ते में हैं मुस्लिम लीग नून के रवायती सियासतदानों में से? देखिए, पहली बात तो ये है कि राब्ते में कुछ हैं, लेकिन जो बड़े नाम है ना, उनके पार्टी के अंदर जिस तरह से पार्टी को चलाया जा रहा है, उनकी रिजर्वेशंस हैं। उन रिजर्वेशंस का इजहार अपना शायद खाकान अब्बासी साहब कर चुके हैं। उन्होंने बरबला कहा है कि वो चीफ ऑर्गेनाइज़र का जो ओहदा है, जो मरियम बीबी को दिया गया है, वो ज़हनी तौर पर अपने आप को उससे एडजस्ट नहीं कर पाए, वो कबूल नहीं करते। आपने देखा कि महताब अब्बासी साहब ने, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, उनका रवैया, उनका तरीक़ाकार के बारे में जो कुछ कहा वो आपके सामने है। साद रफ़ीक साहब ने जो बयानात दिए हैं वो भी आपके सामने हैं। तो मतलब है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ा संजीदा अनसर है जो इस वक्त जिस तरह पार्टी को मैनेज किया जा रहा है उससे वो मुतमईन नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर क्रैक्स यकीनन है। वो तो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, और तोड़ने की किसी हद तक उन्हें कामयाबी भी हुई। पंजाब में 20 के लगभग लोटे हुए, मुनहरिफ हुए, गए, फिर ज़िमनी इंतखाबात में लोगों ने खैर उनकी दुर्गत की। मरकज़ में भी आपने देखा कि बहुत सारे MNAs जो हैं हमारे, उनको तोड़ने में वो कामयाब हो गए। उनको किस्म किस्म की लालच, किस्म किस्म की ऑफ़र्स दी गई, अकोमोडेशन का जिक्र किया गया। आज वो कहते हैं कि हम जितने भी फिरे हुए लोग थे उनको हम अकोमोडेट नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक पे रिएक्शन आया, उनके अपने वोटर ने उनको कबूल नहीं किया। लेकिन जो हमारे ख़िलाफ़ जो अमल करना चाह रहे थे, अल्लाह की शान देखे, आज उनके अपने घर के अंदर दरारें जो हैं वो नुमायाँ हो रही हैं। लीडरशिप पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। लोग ये भी कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब बाहर गए बीमारी के लिए थे, बीमारी के इलाज के लिए गए थे। अब तकरीबन 4 साल हो गए, माशाल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी है, चलते हैं, फिरते हैं, तकरीरें करते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स को चेयर करते हैं। तो मुल्क क्यों नहीं आते, वापस क्यों नहीं आते जी? अब तो बहुत से मामला तय भी हो गए, बहुत सी चीज़ें तय हो गई, NRO 2 भी हासिल हो गया, मरियम बीबी चली भी गई और वापस भी लौट आईं। तो ये सारी इस नई अरेंजमेंट के बावजूद
वो वापस क्यों नहीं आ रहे? ये लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि वो क्यों नहीं आ रहे। तो इससे मतलब ये है कि वो जो देखते हैं कि अवाम में जो उनकी यहाँ इस वक्त मुल्क में लीडरशिप मौजूद है, उनकी जो पब्लिक रेटिंग्स है वो इस हद तक गिर चुकी हैं, इस हद तक गिर चुकी हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है ना। अभी लेटेस्ट IRS का एक ओपिनियन पोल हुआ है, उसमें आप देख लें कि इमरान खान की पब्लिक रेटिंग्स क्या हैं, इनकी शहबाज शरीफ साहब की कहाँ है और बिलावल की और कहाँ है। मतलब है फ़र्क नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड शहबाज तो बिलावल से भी नीचे हैं, एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो उस पे जिस किस्म की लीडरशिप प्रोवाइड की जा रही है, जिस किस्म के पार्टी में फैसले करने का उनका मैकेनिज्म है, उससे बहुत से लोग मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा शाह साहब, आज आपके जो उस ज़माने में आपकी पावर में जो आपके इकोनॉमिक नेगेटिव्स थे, आज पॉजिटिव लगते हैं हमें, जिस तरह की स्लाइड है। और आपके होते हुए खान साहब से भी मैंने यही सवाल पूछा था और आपसे भी पूछता हूँ, और आपने मेरे हाँ में हाँ भी मिलाई थी, अगर याद हो हुजूर। बड़ी खौफनाक माशी बुरान में हम घिरे हुए हैं। वी आर अमंग्स दी 4-5 वर्स्ट कंट्रीज नाउ। आपकी जो इकोनॉमिक टीम है, आप पावर में तो जाहिर है कौन रोकेगा आज नहीं कल, तो क्या आप आर यू इक्वल टू दी समझते हैं कि जो आपकी इकोनॉमिक टीम हमाद अजहर साहब की है या जनाब किबला शौकत तरीन साहब की है, इस इंतहाई गैर मामूली दौर में देवली, और ये जो इकोनॉमिक मॉडल है, क्योंकि बेसिकली आप भी राइट विंग पार्टी हैं और राइट विंग सारे मेथड तो उड़ गए इस बुरान में। व्हाट आर योर प्लान्स इफ यू कम टू पावर इकोनॉमिकली स्पीकिंग? पहली बात तो ये है कि आप देखें कि हम जब 2018 में हुकूमत में आए थे तो हमें काफ़ी चैलेंजिंग इकोनॉमिक से का सामना करना पड़ा। जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो दुरुस्त नहीं थे। हमें दोस्त मुबारक की सहारा लेना पड़ा, हमें IMF के पास जाना पड़ा, और उसके बाद हमें कई कड़वे इक़दाम करने पड़े जिससे हमारी मकबूलियत मुतासिर भी हुई। लेकिन धीरे धीरे मईशत संभलना शुरू हो गई और फिर कोरोना आ गया। कोरोना के चैलेंज के बावजूद हमने कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दिए, कुछ ऐसे इक़दाम उठाए, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जो हमारा ख्याल था कि जिसका वो जॉब क्रिएशन करेंगी, जिससे GDP ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट करेगी। और आपने देखा कि हमारे चौथे साल में GDP ग्रोथ 6% को छू रही थी, जिसके बारे में आज माहिरीन कह रहे हैं कि इस माली साल के अख्ताम में शायद पाकिस्तान की GDP ग्रोथ सिफर मनफी हो या सिफर हो, ये आज बात हो रही है, 6% से 0%। अब इन हालात में जब काम चल रहा था तो एक स्टेबिलिटी आई, स्टेबिलिटी के बाद रिकवरी शुरू हुई। हम पीटते रहे कि मत चीज़ों को छेड़छाड़ मत करो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना लेकर आओ। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई तो उससे पूरा निज़ाम हिल जाएगा। हमारी बात तो साबित हो गई, हालात ने हमें सही साबित कर दिया, और आज आप देख रहे हैं मईशत जो है ऐसी बिगड़ी है कि संभल नहीं पा रही। मिफ्ता इस्माइल साहब भी हाथ पांव मारते रहे, फिर डार साहब ने उन पर तनकीद की और आके फिर खुद उन्होंने बागडोर संभाल ली, और उनके आने के बाद मज़ीद हालात बिगड़े। और आज तो इतने बिगड़ गए हैं कि ना IMF के साथ पेशरफ्त हुई है, और अगर पेशरफ्त होती है तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होती है, क्या आम शहरी वो बोझ बर्दाश्त करने की सकत रखता है कि नहीं रखता, ये सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं आपका सवाल पे आता हूँ। आपका सवाल था हमारी टीम। देखिए, हमारे पास टीम अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें और लोगों की ज़रूरत होगी। हमें अपना जो है ना, अपना जो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग जो करनी है, जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो है ना, जो हम कहते हैं ना, अगर कैंसर का इलाज हम डिस्प्रिन से करेंगे तो शायद मरीज़ सेहतमंद नहीं हो पाएगा। बहुत से एरियाज़ में हमें मेजर डिसीजंस करने हैं, हमें रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। हमें हो सकता है कहीं ज़ीरो बजटिंग पे जाना पड़े, हो सकता है हमें कहीं अमेलगमेशन करनी पड़े,
हो सकता है हमें कहीं गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़े, हो सकता है कहीं गवर्नमेंट को पब्लिक के मफादात के लिए आगे बढ़कर, जिसे कहते हैं ना, एक टारगेटेड जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है तबका, जिसपे हमने एहसास प्रोग्राम से करने की कोशिश की, उसको सहारा देने की ज़रूरत पड़े, तो एक मेजर रीथिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आसान नहीं होगा, मुश्किल फैसले होंगे। जो भी हुकूमत में आता है, फर्ज कीजिए कल तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ जाती है, फैसले मुश्किल होंगे क्योंकि इन्होंने मामलात को इन 9 महीने में बहुत तेज़ी से बिगाड़ दिया है और जो कुछ हालात संभले थे, वी हैव कम टू नॉट। तो उसके लिए मनसूबाबंदी की जा रही है, प्लान किया जा रहा है, लोगों से इनपुट भी लिया जा रहा है, अपने जो सलाहकार हैं उनके बेस को बढ़ाया जा रहा है ताकि हम सही फैसले कर सकें। शाह साहब, बहुत ही आपने सराहत से चीज़ें और अपना मौक़िफ़ बयान किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत शुक्रिया। शाह साहब की बात आप नाज़रीन सुन रहे थे, इन्होंने बहुत से मामला और ख़ास तौर पर भट्टी साहब, मैंने मैशियत के हवाले से कहा तो एक रियलाइजेशन नज़र आती है कि ये जॉब आसान नहीं है। मगर मैं भट्टी साहब ब्रेक पे जा रहा हूँ, बट कुछ जो सवाल और अनआंसर्ड रह गए हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, मैं एक बड़ा दिलचस्प सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से जो रिजर्वेशन वो बता रहे हैं, आपको याद है मैं और एक दफ़ा आप गवर्नर हाउस में गए थे तो सरवर साहब ने भी ये माना था कि भाई मरीम साहबा एक लीडर, एक पोस्चर भी है, बोल्ड भी हैं, और मैं समझता हूँ इतना आगे जाकर कोई बात भी नहीं करता। तो ये वही प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अंकल्स के साथ हुआ था, जो इनको हो रहा है, या कोई और वजह है? देखिए कायद साहब, एक तो मरीम नवाज़ की रीलॉन्चिंग जो की गई है ना, बड़ी सूरत हाल ख़राब है जब मुस्लिम लीग नून खुद में बहुत ज़्यादा इंतशार है। दूसरा, ये जो बुलंदवा वाले दावा करके आए थे कि हम मुल्क की इकॉनमी को संभाल लेंगे, और जिन चीज़ों पर इमरान खान के पर ये इल्ज़ाम लगाते, उससे 10 गुना ज़्यादा तबाही कर दी है। मैशियत लेके बैठ गई आपके ख्याल में? तबाह कर दी है। और दूसरा, सवाए 9 महीने में अपने मुकदमात ख़त्म कराने और हर आदमी को वजीर बनाने के अलावा, एक तरफ आप कह रहे हैं इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, इकॉनमी तबाह है, सेहत कार्ड आप ख़त्म कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें छीन रहे हैं। दूसरी तरफ आपने कल 5-6 और मामले खुसूसी बना लिए। ऐसे हालात में जब मुस्लिम लीग नून का ग्राफ ज़मीन बोझ हो रहा है, खुद नवाज शरीफ साहब औलाद की गरज से गए, पाकिस्तान नहीं आ रहे, मरीम नवाज़ को उनकी अपनी लीडरशिप कबूल नहीं कर रही, तो एक आम वोटर कैसे करेगा? काजी साहब, जब आपके घर में इख्तलाफ शुरू हो गया, हमजा शहबाज साहब नहायत काबिल एहतराम है, उन्होंने अमलन कोई सियासत में अगर ये शरीफ फैमिली में रोल था तो उनका था। मुझे बताएं, इतना अरसा हो गया, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने का करीब है, हुकूमतें आ रही हैं जा रही हैं, रोज़ाना इतने इतने अहम डेवलपमेंट है, हमजा शहबाज आपको वापस क्यों नहीं आ रहे? आखिर कोई तो रीज़न होगी। बड़ी साहब, आपको तो पता है, आपकी तो बात भी होती रहती है। बात क्या हो रही है? वो फट गए हैं। उन्होंने जो बात की है ना, हो सकता है वो सियासत से भी इख्तलाफे कर लें। सलमान शहबाज बैकडोर बैठ के आजकल सारी प्लानिंग कर रहे हैं, और पुलिस में 2-4 उन्होंने मुबैना तौर पर टाउट उनके रखे हुए हैं, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में इनने जो इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो मजबूत होता जा रहा है। ये इस पुलिस के सहारे ये नहीं चल सकते काजी साहब। असल इनकी दुश्मन इकॉनमी है। और दूसरी बात, एक बैगेज बड़ा खौफनाक है, अरबों रुपए की करप्शन है। आप वो केस ख़त्म कर रहे हैं, IM से आपसे डील नहीं हो रही, खुद PDM में आपस में इंतशार है। आसफ अली जरदारी साहब ने कहा है हम नहीं मानते नून लीग का फैसला, हम इलेक्शन में जा रहे हैं। अब देखें, अब घर में भी नहीं है, एक इकॉनमी, महंगाई, पेट्रोल की लाइनें लग रही है, आटा नहीं मिल रहा, गैस, बिजली, पेट्रोल। इन हालात में मरीम नवाज़ की गुफ्तगू से लोग इम्प्रेस नहीं होंगे। अच्छा, मैंने एक शॉट चलवाना है। राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत ही लॉयलिस्ट हैं मुस्लिम लीग, एक ही पार्टी, पीपल्स पार्टी से यहाँ आए तो फिर यहीं रहे, और उन्होंने लॉयल्टी भी दिखाई, जेल भी काटी। वो इस सारे कजिए के बारे में क्या कह रहे हैं, बड़ा दिलचस्प होगा सुनना। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे, अमीर मकाम महताब अब्बासी साहब तो मेरी जहाँ तक याददाश्त है वो मुस्लिम लीग नून के साथ पक्के रहे। अमीर मकाम साहब तो आते जाते रहे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी थे। अच्छा, अमीर मकाम की कुछ ज़राए कह रहे हैं शायद
उनकी भी उड़ान हो रही है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की बात नहीं, उन्होंने कहा दोनों शायद इकट्ठे चलते नहीं आ रहे। इसका मतलब है एक आदमी उनके मुताबिक जा रहा है, 3 लोग शायद। और दूसरी बात, राना सनाउल्लाह साहब भी सख्त स्ट्रेस में है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ वो लायलिस्ट हैं, बहुत लायलिस्ट हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। इमरान खान और सही भी हैं, अग्रेसिव बोल रहे हैं वो, मैं उस बात में नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ की पॉलिसी बरक्स है, और नवाज शरीफ जो राना सनाउल्लाह को और मरियम नवाज जो हदायत दे रही हैं, उनका आपस में टकराव है। अब ये सैंडविच बन गए हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि राना सनाउल्लाह ने सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, लेकिन ऐसी स्टेज में कल की बच्ची मरियम नवाज एक वज़ीर दाखिला को कि यार वो फलां आदमी अभी तक रेस्ट नहीं हुआ, ये क्या करें आप? उनकी एक हर आदमी का एहतराम तो है साहब। ये तो आप मानेंगे ना, प्रेजेंस अगर है किसी की, मामिया साहब तो चले गए और उन पर तनकीद भी होती है, प्रेजेंस जो टीवी पर है, मतलब मीडिया या वैसे, वो तो मरियम साहिबा की है। देखिए काजी साहब, टीवी पर ऐड भी बड़े चलते हैं सरफ के, सरफ इलेक्शन जीत जाएगा। देखिए टीवी पर कैट वॉक भी चलती है, टॉक शो भी चलते हैं, खबरें भी चलती हैं, जल्जले की भी खबरें चलती हैं, खुशी की भी खबरें। एक्टिविटी में भी तो देखे ना, पॉलिटिकल एक्टिविटी में मरियम नवाज एक शादी हाल में, मैरिज हॉल में करके शादी, उधर फंक्शन, वर्कर कन्वेंशन, क्या मरियम नवाज, मान लिया पॉपुलर लीडर है, हम मानते हैं, बकौल आपके प्राउड कूलर है, मैं इसको नहीं मानता लेकिन मान लेते हैं, मरियम नवाज जब से आई है, के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अंदर नहीं, वर्कर्स की बात कर रहा हूं, मैं जलंधर की बात कर रहा हूं, बल्कि कलंदर की बात कर रहा हूं। मुस्लिम लीग नून ने अब तक कौन सा बड़ा मरियम नवाज की क़यादत में कारनामा सर अंजाम दिया? गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन शिकस्त, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन शिकस्त, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन 27 जुलाई वाले शिकस्त। अब जब से आई हैं, मुझे एक बताएं, उन्होंने बड़ा अच्छा जलसा किया हो जिसमें कोई 70-80 हज़ार लोग आए हों। काजी साहब, हमें गन पॉइंट पे मीडिया पे नज़र आ जाती हैं, मजबूरी है हमारी, नौकरी करनी है हमने भी। कभी इन्हें दिखाने पे रोका जाता था, अब दिखाने पे मजबूर किया जा रहा है। लेकिन क्या आवाम इन्हें कबूल एज ए लीडर कर रही है? देखिए लीडर आवाम बनाती है, अब्बू ने कह दिया उनका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन बेनज़ीर को लीडर बनाया था आवाम ने। 1986 में जब मोहतरमा तशरीफ लाई थी ना, ये मीडिया था, उस वक्त लाहौर की पॉपुलेशन कितनी थी? 30 लाख। 30 लाख, अब 2 करोड़ है, और 3,500 बंदा एयरपोर्ट पे आप पूरी ताकत लाने के बावजूद इकट्ठा नहीं कर सके। अगर इसको आप जैसे साहिब इल्म कामयाबी कहते हैं तो ये धूम से जनादा उठना चाहिए। मैं तो आपसे इत्तेफाक ये कर रहा हूँ कि देखें, अगर इन्होंने ये इलेक्शन हारे हैं तो पीटीआई के दौरे हुकूमत में जीते भी हैं इन्होंने बहुत से इलेक्शन, ये तो फिर एकदम से स्लाइड आ गई। ये तो आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और मैं भी नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ काजी साहब, दरअसल आवाम ने, जो ताकतवर हल्कों ने, इमरान खान के बुतो कमर जावेद बाजवा ने साफिर के हुकूमत तब्दील की, उसके बाद इनका भी बात करनी, आज एक कॉलम जावेद चौधरी साहब का इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। नहीं, वो कमर जावेद बाजवा साहब अक्सर लोगों को बुलाते हैं, मेरे बारे में ये लिखो, मेरे बारे में ये कहो। हम आपके एक दोस्त को भी आज बुलाया गया था, सुन लें, मैंने भी कहा था कि जाएं आप, पता नहीं वो गए क्यों नहीं। नहीं, वो नहीं गए। बेहतर ये है कि वो खुद आके इंटरव्यू दे दें, हम उनका इंटरव्यू कर लेते। इस तरह ही भाम पैदा होता है, वन साइडेड फीडेड स्टोरियों से काम नहीं चलता। मुझे पता है उनके कौन से रिश्तेदार ने क्या क्या किया है। क्या अच्छा, मैं बस छोड़े, मैं नहीं बोलता, छोड़ो, चढ़ मेरी कुटी। अच्छा निकलते हैं। अब बात ये करते हैं बड़ी साहब कि एक तो आज बुरी खबर ये है कि $2.9 बिलियन से रह गए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हर चंद के आज रुपया मेरे ख्याल में $2.20 ऊपर गया है। अच्छा काजी साहब, आपके लिए और पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है। मेरी इतला है इस बुरे हालात में, इस गिरती हुई माशी सूरत में, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मैं नून लीग में अगर किसी का एहतराम करता हूँ तो शहबाज शरीफ, लफ्ज़ मैंने कहा है। उनका एक दमाद है अली इमरान, उसने तो लंदन में एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया। तो फिर देखें, माशी सूरत हाल तो 22 करोड़ अवाम की है ना। क्या ये जो एलीट कैप्चर अशराफी है, क्या इससे ये डैमेज हो रहे हैं? मुझे ये रहनुमाई फरमाए। एक तरफ आप कह रहे हैं ये हुआ, उनके दमाद अली इमरान वो जो नैब की वजह से भागे थे मुल्क से,
उन्होंने सुना यूके में बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस नया शुरू किया। तो काजी साहब ये तो गरीब यार, इस हाथ में काम में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाता है। नहीं, ये मिट्टी को सोने के भाव बेच देते हैं, क्योंकि लेने वालों ने इनसे पैसे लेने होते हैं। पिछले 20 दिन में लाहौर में बाज ग्रीन जगह को जमीन करने के लिए 1 खरब तक का मामला चले गया, 40 अरब से शुरू होके। 5 हाउसिंग सोसाइटी के किंग मेकर, सिर्फ रात ये मीटिंगें होती हैं, इसको अरबों में यार करो। ये इनको पता है कि हम इकोनॉमिकली हम कहाँ खड़े हैं भट्टी साहब। यार उनकी इकॉनमी तो बेहतर हो रही है काजी साहब, क्या वो 3 महीने इलेक्शन यार अगर यहाँ अल्लाह ना करे कोई इस तरह का, ये देखें ना, ये मैं इस पे बात करता हूँ कि ये ज़रा उनके स्टर्न फेसेस देखें। इस तरह लगता है जिस तरह कोई क्लास टीचर सबक पढ़ा रहा है और वो इस तरह बैठे हुए हैं और हम जो है तो ये है ना, फिर दस्ते नगर जब आप हो जाएं। देखिए कादी साहब, फिर आपकी जब आप अवाम की मर्जी के हुक्मरान नहीं लाएंगे और उन पर मसलत करेंगे तो वो फिर अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देंगे, और वो जो लाने वाले हैं उनके मफादात के लिए काम करेंगे। आपको अवाम का लीडर लाना होगा, पाकिस्तानी अवाम को ये हक देना होगा उनका मुंतखब शख्स वज़ीर आज़म बने और वो इंडिपेंडेंट काम करे। जैसे हम सब कह रहे हैं अदारों का एहतराम होना चाहिए, लेकिन अदारों को भी अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए। अरशद शरीफ अगर शहीद हुआ है तो आपका एक अफसर बैठ के, पुलिस अफसर कहता है कि वो सोने की स्मगलिंग करता है। इस किस्म के गनहोने इल्ज़ामात लगा रहे हो तो मतलब है कोई एक पोस्टिंग लेने के लिए तुमने ज़मीर फरोशी की आखिरी हदें भी पास कर दी हैं। देखिए ना, अरशद शरीफ को शहीद करवा दिया, उसमें 16 मुकदमा दर्ज हुए। काजी साहब मुझे ये बताएं, उस केस में 1% भी पेशरफ्त हुई है? हम ये नहीं कहते फलां मुजरम है, फलां उसको सजा दे दो। हम कह रहे हैं सिर्फ मुकदमा किसने दर्ज करवाए थे, पाकिस्तान क्यों उसने छोड़ा, और उसके मरवाने वाले कातिल कौन है। काजी साहब, एक इंसान दुनिया से चले गया, शहीद अरशद शरीफ, उसका मैं बारहा कहता हूँ दुख तो हमें साथ मेरा शहीद शरीफ अरशद शरीफ पर हम पर कर्ज भी है, और अल्लाह हमें ये फ़र्ज अदा करने की हिम्मत दे। बज़ाहिर हम कमज़ोर हैं। बादी नज़ल में एक बंदे को अरशद शरीफ अपनी ज़िंदगी में कहता था, नाम लेता था, उसको उसने नाम डाला हुआ था एक ख़ास कर शैतान से रिलेटेड करके। ये सबको पता अरशद कहता था, लेकिन हम किससे इंसाफ मांगे? सिर्फ अच्छा, मैं हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुजारिश कर रहे हैं अरशद शरीफ का केस हल करा दें। हम कोई नहीं कहते, उसके असल मुल्ज़मान को अवाम के सामने ले आए। अब भट्टी साहब, मैं एक और भी सुनवाना चाहता था, चलें, लेकिन अब वक्त ख़त्म हुआ। इस हफ्ते के प्रोग्राम भी, अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।